नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त पढ़ाई कर रहे होंगे लगातार। आज चर्चा करेंगे हम संविधान के टॉपिक की, और संविधान का टॉपिक है हमारा नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 के विषय में हम चर्चा करेंगे। इस टॉपिक में अंत तक वीडियो में बने रहेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है और एक ही पार्ट में लगभग इस टॉपिक को मैंने पढ़ा दिया है आपके लिए। नीति निर्देशक सिद्धांत, इसका दूसरा पार्ट नहीं आएगा। जैसे कि मौलिक अधिकारों के 2 पार्ट पढ़ाने पड़े, क्योंकि बड़ा टॉपिक था। ठीक है, मूल कर्तव्य पढ़ाएंगे, वो भी एक ही पार्ट में आ जाएगा आपका। तो शानदार तरीके से पढ़ते रहिए, वीडियो में अंत तक बने रहे। तो देखते हैं नीति निर्देशक सिद्धांतों को। ठीक है, तो नीति निर्देशक सिद्धांतों को तो पहले देख लो। कभी कभार इंग्लिश में भी टर्म्स आता है इसका, डीपीएसपी बोलते हैं शॉर्ट में। क्या बोलते हैं इनको? डीपीएसपी कहा जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी कहा जाता है। लास्ट में नाम क्या रहा है इसका? स्टेट पॉलिसी। कहने का मतलब राज्य की नीतियों के अंतर्गत आते हैं ये, राज्य के नीतियों के अंतर्गत। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को कौन लागू करता है, किसके पास यह शक्ति होती है? तो नीति निर्देशक सिद्धांतों के लिए राज्य सरकारें काम करती हैं या राज्य के अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांतों को हमने आयरलैंड के संविधान से अपनाया है। कौन से संविधान से? आयरलैंड के संविधान से अपनाया है। नंबर 1 पॉइंट नोट कीजिएगा। दूसरा तथ्य है इसके अंदर, भाग 4 में संविधान में इसका उल्लेख है नीति निर्देशक सिद्धांतों का, या नीति निर्देशक तत्व भी इनको कहा जाता है ना। और इंग्लिश में भी इस टर्म्स को बार बार याद लिख लेना, डीपीएसपी इसको कहते हैं। अगला, अनुच्छेद कहां से कहां तक पढ़े जाते हैं संविधान में? तो आर्टिकल 36 से शुरू होकर के अनुच्छेद 51 तक, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांतों को हम पढ़ते हैं संविधान में। ठीक है, अब किस तरीके से ये प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं इस पार्ट को लेकर के, वैसे तो बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। नीति निर्देशक सिद्धांतों का कार्य क्या है, करते क्या है, ये संविधान में क्यों लागू किया गया, मतलब उद्देश्य क्या था इनका? तो उद्देश्य था सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र का कल्याण करना था, है ना। सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से राज्य के नागरिकों को सक्षम बनाना था। इस वजह से नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारत के संविधान में जोड़ा गया और लागू किया गया। ठीक है, जो कि आप इसकी अंग्रेजी अगर पढ़ेंगे तो पूरा नाम क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं देखो, इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तो आप समझ रहे हैं, स्टेट पॉलिसी है, कहने का मतलब राज्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो देखो ये तो इसकी फुल फॉर्म हो गई, जो कि ये वाले शब्द की फुल फॉर्म है डीपीएसपी, और हिंदी में क्या बोलते हैं? नीति निर्देशक सिद्धांत। यह सिद्धांत की जगह आपको यह शब्द भी लिखा मिल सकता है, जिसे तत्व कहा जाता है। आयरलैंड के संविधान से हमने इसे अपनाया है। कहां से अपनाया है? आयरलैंड के संविधान से। भाग 4 में उल्लेख है नीति निर्देशक सिद्धांतों का। अनुच्छेद पढ़ेंगे हम 36 से 51 तक प्रावधान है। कहां से कहां तक है? 36 से 51 तक। तीसरा पॉइंट है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रावधान करते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत। प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों का या नीति निर्देशक तत्वों का क्या अर्थ है, क्या उद्देश्य है संविधान में? तो उत्तर आता है कल्याणकारी राज्य की स्थापना, कल्याण करना लोगों का, सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर कल्याण करना। सभी अनुच्छेद आपके सामने आएंगे एक एक। ठीक है, तो ये पॉइंट लिख लेना। एक और अगला परिभाषा के तौर पे ये भारतीय संविधान में शामिल करने का उद्देश्य क्या है इनका? तो भारतीय संविधान में शामिल करने का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना। ठीक है, शामिल करने का उद्देश्य क्या रहा? तो एक तो ये वाला शब्द है आर्थिक, और दूसरा क्या है? सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना। प्रजातंत्र का मतलब जो भी देश, कोई भी देश भारत का संविधान के हिसाब से, प्रजा के हिसाब से चलता है, मतलब प्रजा ही सर्वोच्च होती है। संविधान में किसे सर्वोच्च माना गया? प्रजा को, क्योंकि प्रजा ही मत देती है, अपने वोट का इस्तेमाल करती है, और उसी के माध्यम से जो हमारे संवैधानिक पद हैं उन पर लोग चुने जाते हैं, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो। तो एक ऐसा प्रजातंत्र स्थापित करना जिसमें सामाजिक और आर्थिक दोनों तरीके से लोगों का कल्याण किया जा सके, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक एक प्रश्न, एक एक पॉइंट नोट करते चलना। कोई दिक्कत कहीं पे लगे तो कमेंट करके पूछेगा, उसका उत्तर आपको दिया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें, और लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है आपको। आगे देखते हैं, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था केटी साहा, लिख लेना, कई बार छपा है प्रश्न, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। केटी साहा नामक व्यक्ति ने क्या बोला था? इन्होंने अपनी व्यक्तिगत राय थी, नीति निर्देशक सिद्धांत
एक ऐसा चेक है, नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये इनका एक व्यक्तिगत टीका टिप्पणी थी संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत वाले हिस्से पर। उन्होंने क्या बोला, एक ऐसा चेक है, चेक कहां पे इस्तेमाल करते हैं, बैंकों में, जो बैंक की सुविधा के हिसाब से अदा किया जाता है। ठीक है, उनका ओवरऑल कहने का मतलब यह था कि ये इस तरीके की व्यवस्था है जो जब जब सरकारों को अच्छा लगता है, समय आता है, तो सरकारें अपने तरीके से काम करती हैं इसमें। ठीक है, उनका यह सेंस था कहने का। अब समझते हैं, देखो आगे, नीति निर्देशक सिद्धांत हेडिंग डाली और वर्गीकरण डाल लो। नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं, पूरे के पूरे जो आर्टिकल हैं, उनका वर्गीकरण कैसे किया गया है। 36 से 51 तक अनुच्छेद हैं। 36 से 51 तक अनुच्छेदों को 3 प्रकार से बांटा गया है नीति निर्देशक सिद्धांतों में या तत्वों में। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से बांटा गया है। और वो कौन से 3 प्रकार हैं देखिएगा आप। आपने इससे पहले अगर नहीं पढ़ा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ाओ तो और अच्छी बात है, पढ़ लीजिए। सामाजिक एवं आर्थिक सिद्धांत नंबर 1, एक पार्ट का नाम क्या दिया गया है, सामाजिक एवं आर्थिक सिद्धांत। दूसरे हिस्से का नाम है इसमें प्रशासनिक सिद्धांत नंबर 2 पार्ट। तीसरे पार्ट का इसमें नाम दिया गया, विभाजित किया गया या वर्गीकरण किया गया, अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत। ठीक है, ये हो गया तीसरा पार्ट। फिर दोबारा से समझो, नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्गीकरण किया गया है 3 प्रकार से, और 3 प्रकार से जो वर्गीकरण किया गया उसमें कुछ अनुच्छेदों को रखा गया है उसी की सुविधा अनुसार। तो पहला पार्ट है सामाजिक और आर्थिक सिद्धांत है, दूसरे में प्रशासनिक और तीसरे में अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत है। सामाजिक और आर्थिक सिद्धांत में देखो, ये आर्टिकल्स मैंने लिखे, फिर डिटेल में भी बात करेंगे। 38, 39, 41, 42, 43, 46 और 47 ये अनुच्छेद सामाजिक एवं आर्थिक सिद्धांत के अंतर्गत हैं। प्रशासनिक सिद्धांत में आर्टिकल 40 आप जानते हैं, ग्राम पंचायतों का गठन है। 44 में एक समान, पूरे समस्त भारत के क्षेत्र में एक समान नागरिक संहिता की व्यवस्था है, एक समान कानून होना चाहिए। आर्टिकल 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों की बात अलग अलग की गई है। तो प्रशासनिक कार्य हो गए तीनों आर्टिकल में। इन तीनों कार्यों में गांधी जी के विचारों का प्रभाव सबसे ज्यादा दिखता है, ये नोट करके लिख लेना। किन के विचारों का प्रभाव मिलता है यहाँ पे? गांधी जी के विचारों का प्रभाव संविधान में, खासतौर पर नीति निर्देशक सिद्धांतों में, और वो भी कौन से वाले पार्ट में? प्रशासनिक सिद्धांत वाले जो आर्टिकल है, आर्टिकल 40, 44 और 50। आपने इससे पहले इतना ही पढ़ोगा, आर्टिकल 50 में क्या है, आर्टिकल 44 में क्या है, और आर्टिकल कौन सा तीसरा हमने लिखा है इसमें 40, 50, 44, 40 में क्या क्या है। कई बार अगर अच्छा खासा एग्जाम्स आप देख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, तो पूछ लेता है कि बताइए इनमें से गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत कौन सा आर्टिकल आएगा, या प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आएगा। वहां आप हो सकता है यदि आपने नहीं पढ़ा हो तो फंस जाएंगे, आप उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो मैं वो सारी कंडीशंस भी आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको तो वर्दी दिलानी है, हमें आपको जो भी जिस भी जॉब की आप तैयारी कर रहे हो वो दिलाना है। तो गांधी जी के प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलते हैं कौन से हिस्से में? प्रशासनिक सिद्धांत में। क्योंकि पंचायतों के गठन की बात अगर बात करें हम, या नागरिक संहिता की बात, खासतौर पे पंचायतों के अंतर की बात गांधी जी हमेशा क्या करते थे देश की आजादी के समय, और गांधी जी का ये विचार भी था संविधान सभा में। ठीक है, तीसरा हिस्सा क्या है इसमें? अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत में एक ही आर्टिकल रख दिया है, आर्टिकल 51, अनुच्छेद 51। और अनुच्छेद 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था एवं सुरक्षा की व्यवस्था बनाए रखना और विदेश नीति का प्रावधान है। इस एक अनुच्छेद में विदेश नीति है और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की व्यवस्था की बात करी गई है। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप नोट करके याद रखिएगा। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 51 में। और ये दूसरा पार्ट हो गया, ये पहला पार्ट हो गया। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों को कितने प्रकार से विभाजित किया गया? 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया। ठीक है, एक और पॉइंट नोट कर लेना, जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो कैसे हैं भाई साहब? गैर न्यायोचित हैं। जी, नीति निर्देशक सिद्धांत कैसे हैं? गैर न्यायोचित। ये पॉइंट नोट करके लिख लेना इस शब्द को। गैर न्यायोचित का मतलब है कि इन्हें न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता है। हम लोग न्यायालय लेकर के नहीं जा सकते। यदि राज्य सरकार इनको व्यवस्था को लागू नहीं करे, कल्याणकारी राज्य की स्थापना नहीं करे, तो हम ऐसा अधिकार नहीं दिया गया है कि जाओ और न्यायालय में ले जाओ, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। लेकिन वही मौलिक अधिकारों को न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। ये अंतर है, मौलिक अधिकार न्यायोचित हैं और नीति निर्देशक सिद्धांत गैर न्यायोचित है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है।
ठीक है, मूलभूत अंतर है दोनों पार्ट में। पार्ट 3 में, भाग 3 मौलिक अधिकार और भाग 4 नीति निर्देशक सिद्धांत में। तो हम नीति निर्देशक सिद्धांतों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं करा सकते, इसी वजह से बोलते हैं गैर न्यायोचित है ये भाग। कौन सा भाग? भाग 4 नीति निर्देशक सिद्धांत। लिख लेना एक लाइन में इसको, नहीं समझ में आए तो पूछेगा। अब देखो आर्टिकल 39 की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 को मैंने अपने तरीके से कुछ लाइनों में डिटेल में समझाया है, लेकिन आपको जो चाहो तो आप पूरा ही लिखिएगा। इसमें से कोई भी लाइन उठा करके पूछा गया है, आज तक किसी भी लाइन को पूछा गया है अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो अनुच्छेदों का, है ना। अनुच्छेद तो दो दो एक एक पेज में भी लिखा हुआ है, एक एक आर्टिकल्स, लेकिन उसमें से उन लाइनों को लिया है जो पेपर में ऑप्शंस दे करके पूछी गई है कई बार। तो अनुच्छेद 39 क्या कहता है? 38 में तो कल्याणकारी राज्य की परिभाषा है सिर्फ, भाई एक राज्य कैसा होना चाहिए जो कल्याण करे अपने नागरिकों का, वो परिभाषा है। 38 तो इंपॉर्टेंट नहीं है। 39 से बात करते हैं। 39 में लिखा है जीविकापार्जन पर्याप्त साधन उपलब्ध होने चाहिए। भाई आजीविका चलाने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध होने चाहिए, ऐसी व्यवस्था कौन करेंगी? राज्य सरकार करेगी। नंबर 1 लाइन। दूसरी बात लिखिए इसमें, सार्वजनिक कल्याण के लिए भौतिक संसाधनों का वितरण होना चाहिए। जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, जो हमारे देश में प्राकृतिक संसाधन प्राप्त होते हैं सरकारों को, उनका एक जगह केंद्रण नहीं होना चाहिए, समान रूप से बांटे जाने चाहिए, वो समान रूप से वितरण उनका होना चाहिए समाज के भले के लिए। ठीक है, ये दूसरी पॉइंट लिखा गया है। तीसरा पॉइंट इसमें मैंने शामिल किया है, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था है। आर्टिकल 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था, स्त्री हो, महिला हो, पुरुष या बच्चों की बात करें, 14 साल से ऊपर के जो बच्चे काम पर लगते हैं, उनके बीच में यदि वो काम कर रहे हैं कहीं पे, किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी अलग तरीके की कंपनी में, तो वेतन को लेकर के भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर एक जैसा काम कर रहे हैं तो एक जैसा ही वेतन मिलना चाहिए उनको, उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था कौन से आर्टिकल में? 39 में। इसको नोट कर लेना, ये वाली लाइन सबसे ज्यादा पूछिए। समान कार्य के लिए समान वेतन कौन से अनुच्छेद में मिलेगा हमें? अनुच्छेद 39 में मिलेगा। ठीक है, और वैसे समझाने के लिखा है मैंने, जैसे श्रमिक जो बहन भाई होते हैं हमारे, श्रमिक स्त्रियां, पुरुष या बच्चों का शोषण नहीं होना चाहिए जो लेबर का काम करते हैं। जैसे आमतौर पे आप देखते होंगे महिलाएं बहुत सारी लेबर का काम करती हैं कि नहीं करती हैं? उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, बिहार के या छत्तीसगढ़ के, जो काव बेल्ट है नॉर्थ इंडिया की, इन राज्यों में, चूंकि कई राज्य अभी गरीबी से जूझ रहे हैं, तो उनमें गरीबी इतनी है कि जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पे जो आमतौर पे एक व्यक्ति दैनिक मजदूरी के लिए जाता है, वहां पे 250 रुपये मिलते हैं, 2 से। लेकिन वही उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्सों की बात करें तो वही मजदूरी तकरीबन कितनी मिल रही है? 400 रुपये दैनिक मजदूरी, ये 450 रुपये मिल रही है, तो कहीं ज्यादा मिल रही है। तो लोग पलायन करके ऐसी जगह जाना पसंद करते हैं, वहां पे सही से ठीक ठाक उनकी आजीविका चल सके, है ना। ऐसे हम, या आप भी बहुत लोगों को जानते होंगे, हम भी ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो कई राज्यों से पलायन करके अलग अलग शहरों में शिफ्ट हैं और वहां पर वो अपनी आजीविका चला रहे हैं, क्योंकि वहां पे अच्छा खासा उनको दैनिक मजदूरी मिलती है। तो उनके मध्य में शोषण नहीं होना चाहिए। वही बात है, आर्टिकल 39 ये कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। इसको आप याद रखिएगा, आर्टिकल 39। ठीक है, आर्टिकल 39 का एक ए जोड़ दिया गया। क्या जोड़ दिया गया? ए। जहां जहां पे आप याद रखिएगा, जैसे कहीं ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी, डी, इस तरीके से जोड़े जा रहे हैं, वो संशोधन के बाद जोड़े जाते हैं। कहने का मतलब बाद में जोड़ा गया है, संविधान लागू होने के बाद इन चीजों को, जो ब्रैकेट में लिखाते हैं हम क्लोज। तो ये कब जोड़ा गया? 42 में संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, 39 में ए, और ये कब हुआ था? 1976 में हुआ था। अब इसमें क्या व्यवस्था है? समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता मिलनी चाहिए। भाई सभी राज्य के नागरिकों को समान न्याय मिलना चाहिए, न्याय में कोई भेदभाव नहीं करे, और निःशुल्क विधि की सहायता मिलनी चाहिए। ठीक है, आगे समझो। आर्थिक असमर्थता के कारण कोई नागरिक न्याय से वंचित नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी कंडीशन ऐसी नहीं होती है, आर्थिक रूप से वहन कर सकें, वो ज्यादा मोटा खर्चा या पैसा दे सकें अपने किसी भी लॉयर को, वकील को, या विधि से संबंधित सलाह लेने के लिए, तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। ऐसे नागरिकों की मदद कौन करती है? राज्य सरकार, आर्टिकल 39 के ए के तहत। ठीक है, तो आप क्या याद रखेंगे? समान न्याय एवं निःशुल्क, निःशुल्क समझ रहे हैं, जिस सरकार की तरफ से होता है, निःशुल्क विधिक सहायता सरकार देगी अगर कोई व्यक्ति नहीं होगा उस लायक, उसकी आर्थिक स्थिति खराब होगी। ठीक है, 39 के ए में जो इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैंने, समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता और समान कार्य के लिए समान वेतन 39 में।
41 में क्या लिखा है, कुछ आर्टिकल मैंने ऊपर नीचे लिखे, आप टेंशन मत लेना है ना, श्रृंखला से नहीं लिखे, ऊपर नीचे लिख दिए, पढ़ाने का है आपको। इसमें काम पाने का अधिकार है भाई, जो राज्य के अंतर्गत लोग काम कर, जो निवास कर रहे हैं, जो नागरिक हैं, उनको किस चीज का अधिकार है भैया, काम पाने का अधिकार है। और काम पाने का किससे अधिकार है, राज्य सरकार से। जो कि राज्य सरकार को कहा गया है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे, कि भैया नागरिकों का कल्याण हो, तो नागरिकों को काम मिलेगा तभी तो कल्याण होगा, कि बिना काम के कल्याण होगा भैया, काम से होगा। तो काम पाने का अधिकार कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 41 में। और दूसरा क्या पाने का अधिकार है, शिक्षा, उनके बच्चों को शिक्षा भी मिलनी चाहिए भैया, शिक्षा पाने का अधिकार। तथा जब आपका बुढ़ापा हो जाए या आपको कोई बीमारी लग जाए या अन्य अभावों में या कोई इनके अलावा अन्य विभागों में आपकी स्थिति खराब हो जाती है, तो आर्थिक सहायता दी जाने की व्यवस्था है। आर्थिक सहायता दी जाने की व्यवस्था, आपका बुढ़ापा हो जाता है, 70 साल 80 साल की उम्र हो जाती है ना। या दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, बीमारी से आप ग्रसित हैं, कोई कैंसर की बीमारी हो गई या कोई और खतरनाक टीबी बीमारी हो गई आपको, है ना, या और अन्य संबंधित बीमारी हो गई, ऐसी स्थिति में आर्टिकल 41 के तहत राज्य सरकार का कर्तव्य होता है, सरकारों का कर्तव्य होता है कि सरकारें क्या करेंगी, मदद करेंगी अपने नागरिकों की। ठीक है, आराम से समझो, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, और लाइक करना वीडियो को ना भूलें, क्योंकि ये वो वीडियो है, ये वो क्लास है जो आपके आने वाले पुलिस या एसआई के एग्जाम्स में क्वेश्चन फंसाएगी। और हमारी क्वेश्चन तो जैसा कि हमने आपको बताया है, पिछली वीडियो में बताया, अभी आरपीएससी का पेपर हुआ, वहां से आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन उठा के देख लो, वहां से संविधान के क्वेश्चन, संविधान तो मैंने शुरू किया अभी, आप ज्योग्राफी के क्वेश्चन उठा के देख लेना, हमारी क्लास और पेपर उठा के देख लेना, सॉल्व कर लेना, डिक्टो क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। और जो करंट अफेयर्स के पढ़ाए ना, वो डिक्टो क्वेश्चन मिल जाएंगे। सीमित संसाधनों में छोटी सी हमारी रिसर्च है, उसी के माध्यम से आपको पढ़ाते हैं। जितने करोड़ों अरबों के चैनल हैं बड़े बड़े, वो भी क्वेश्चनों को नहीं फंसा पाते हैं उतने क्वेश्चंस को, जितने हम छोटे से सीमित संसाधनों में क्वेश्चन को फंसा दे रहे हैं बड़े बड़े एग्जाम्स में। तो आप तो चिंता ही मत करो पुलिस और यूपी ट्रिपल एससी के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अगले पॉइंट में चलते हैं। ग्राम पंचायतों की बात करिए ना, ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद है भैया जी, आर्टिकल 40। ग्राम पंचायतों के गठन की बात हमेशा कौन करते थे, महात्मा गांधी जी, इसे लिख लेना। तो ये गांधीवादी सिद्धांत भी बोल देते हैं, इस आर्टिकल को क्या बोल देते हैं हम, गांधीवादी सिद्धांत, नोट करके लिख लेना। ठीक है, और यहाँ मैंने बताया है प्रशासनिक सिद्धांतों में आते हैं 40, 44, 50 गांधी जी के विचारों का प्रभाव सबसे ज्यादा यहाँ देखने को मिलता है। 43 का फिर ये ए आ गया, तो ए आ गया तो समझेंगे संशोधन हुआ होगा। जब भी एबीसीडी कुछ भी आ जाता है संशोधन, तो संशोधन हुआ, तो इसमें क्या लिखा है, उद्योगों के प्रबंधन में जो उद्योग लगाए जाते हैं, इंडस्ट्री जो लगाई जाती है, इंडस्ट्री के अंतर्गत जो काम होता है, प्रबंधन इंग्लिश में से मैनेजमेंट बोलते हैं, में कर्मकारों के लिए भाग लेने की व्यवस्था। जो काम करने वाले लोग होते हैं उनका उद्योगों में कैसे पार्टिसिपेशन किया जाए, कैसे भाग लें, वो उसकी व्यवस्था करनी होती है राज्य सरकार को। ये अलग से जोड़ा गया था ए, उसी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। जो उद्योगों की व्यवस्था होती है, बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले होते हैं, उद्योगों की व्यवस्था करते हैं, उद्योगों को लगाते हैं अपने मुनाफे के लिए, अपने टर्नओवर के लिए। तो राज्य सरकारों की व्यवस्था है कि उन उद्योगों में किन की नियुक्ति करी है, ज्यादा से ज्यादा कौन से लोगों को रोजगार दिया जाए, नागरिकों को रोजगार दिया जाए उनके उद्योगों के अंतर्गत। ठीक है, तो 43 के ए में। आर्टिकल 42 में क्या है, प्रसूति सहायता की व्यवस्था और काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दिशाओं की व्यवस्था। काम की न्याय संगत, जो काम मिलना चाहिए वो न्याय संगत एवं मानवोचित दिशाओं में उपलब्ध होना चाहिए, व्यक्ति को मिलना चाहिए ये काम। ठीक है, उपलब्ध होना चाहिए। और मेन चीज जो आर्टिकल 42 में है, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो यहाँ से प्रसूति सहायता। महिला को, राज्य की महिला को सरकार का कर्तव्य है कि सरकार क्या करेगी, प्रसूति सहायता उपलब्ध कराएगी अपने ही खर्च पर, ये सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है, प्रसूति सहायता कहाँ पे, जो भी स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वो सरकारी होते हैं, उनमें प्रसूति सहायता दी जाती है सरकार के तरफ से। उनमें कोई भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, पूरा का पूरा पैसा कौन उठाती है, सरकार, पूरा खर्चा कौन उठाती है, सरकार है। तो आपको पता होगा, तो ये आर्टिकल 42 में प्रसूति सहायता है। वैसे प्रैक्टिकली आपको पता होगा, लेकिन आप अध्ययन के तरीके से, पढ़ने के तरीके से, संविधान के नजरिए से आर्टिकल 42 में इस बात को लिखा गया है, नीति निर्देशक सिद्धांतों में। आर्टिकल 43 में क्या है, निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था, शिष्ट जीवन स्तर होना चाहिए हर व्यक्ति का। भैया कैसा जीवन स्तर होना चाहिए, शिष्ट। शिष्ट का मतलब है ठीक ठाक, अच्छा खासा जीवन हो, अपना जीवन उसका दाल रोटी से चल रहा हो, ऐसी व्यवस्था राज्य सरकार को करनी चाहिए। कैसी व्यवस्था, आगे क्या लिखा है, निर्वाह मजदूरी, मतलब ऐसी मजदूरी मिले कि उसका जीवन
निर्वाह होता रहे, आजीविका चलती रहे, उसकी उनका परिवार चलता रहे, आजीविका चलती रहे, बच्चों का भरण पोषण चलता रहे। ऐसी व्यवस्था राज्य सरकार को करनी चाहिए। आर्टिकल 43 में निर्वाह मजदूरी मिलेगी तो क्या हो जाएगा, जीवन अच्छा चलेगा, शिष्ट जीवन चलेगा। तो निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था आर्टिकल 43। अब निर्वाह मजदूरी आर्टिकल 43 में एक उदाहरण आप जोड़ सकते हैं मनरेगा का, जो मनरेगा योजना चल रही है उसे इसमें जोड़ सकते हैं। क्योंकि मनरेगा से क्या मिलता है हम लोगों को, निर्वाह मजदूरी तो मिलती है, एक व्यक्ति को मजदूरी मिल जाती है सुबह 2 घंटे 3 घंटे काम करके, उसके बाद वो पूरे दिन और भी काम कर सकता है। तो निर्वाह मजदूरी से उसका शिष्ट जीवन, अच्छा जीवन भी चल सकता है। ठीक है, आर्टिकल 44 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी चर्चाओं में भी रहा। पिछला जो सत्र था, मानसून सत्र था, उसमें चर्चाओं में रहा। इस पर चर्चा भी क्या है, एक मसौदा भी तैयार हो गया है, ड्राफ्ट भी तैयार हो गया है और वो विधि आयोग को दे दिया है, तो उस पर काम चल रहा है एक समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए। तो आर्टिकल 44 क्या कहता है, भारत के समस्त क्षेत्र में, पूरे भारत की बात हो रही है, नागरिकों के लिए क्या होना चाहिए, एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, एक समान नागरिक कानून होना चाहिए। संहिता का मतलब कानून ही कह सकते हैं आप यहाँ पर। ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे लागू है, ये व्यवस्था अभी गोवा में लागू है सिर्फ, और पूरे भारत में लागू होनी है जी। अभी क्या है देखो, कानून जो है ना वो धर्म को लेकर के अलग अलग हैं, रिलीजन्स को लेकर के अलग अलग हैं हमारे इंडिया में, राज्यों में। इस वजह से सभी रिलीजनों से ऊपर उठ करके एक समान जब कानून हो जाएगा तो उस कानून के अंडर में पूरे भारत के लोग तो आएंगे, लेकिन सभी धर्मों के लोग आएंगे। ठीक है, खासतौर पे जैसे मुस्लिम धर्म हो गया या ईसाई धर्म के जो लोग रह रहे हैं वो अलग अलग परंपराओं को मानते हैं अपने यहाँ भी। ठीक है, वो उस हिसाब से चल रहे हैं। अब एक समान नागरिक हो जाएगा तो बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी देश में। जैसे आर्टिकल 47 में कहा गया है, अभी मैं पढ़ाने चल रहा हूँ आपको, कि जो दुधारू पशु हैं, गाय हो गया, बछड़ा हो गया या अन्य दुधारू पशु हो गए, उनकी बलि पर रोक लगनी चाहिए, उनको मारना नहीं चाहिए। संविधान तो ये कहता है, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं, अगर फेस्टिवल्स देखेंगे अलग अलग धर्मों के या दूसरे अन्य धर्म के फेस्टिवल देखेंगे तो उसमें तो बलि दी जाती है कि नहीं दी जाती है। तो संविधान का उल्लंघन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे संविधान कह रहा है कि 47 में आप इन सारी चीजों को रोकिए, लेकिन वहां पे उनका धर्म है अपना, वो मानते हैं कि हमारा रिलीजन है, रिलीजन हमें अलाउ करता है इसके लिए, तो वहां पे वो इस काम को करते हैं। जब एक समान नागरिक संहिता हो जाएगी लागू तो क्या होगा, इसमें फिर कोई भी किसी भी तरीके का इस तरीके से कानून से ऊपर नहीं होगा, सबको कानून मानना पड़ेगा। आर्टिकल 44 जब लागू होगा तो। ठीक है, आर्टिकल 46 क्या कहता है, SC और ST, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वर्गों के लिए कैसी व्यवस्था होनी चाहिए भैया सुदामा, शैक्षणिक व्यवस्था और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन करना चाहिए राज्य सरकारों को। भाई जो SC के और ST के लोग रह रहे हैं, SC और ST के लोग रह रहे हैं, उनकी शिक्षा की व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए सरकार है, और आर्थिक विषयों पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर कोई कमजोर है, आर्थिक रूप से कमजोर है, तो आर्थिक रूप से सरकार मदद करेगी और उनकी शिक्षा पर भी ध्यान देगी। कौन से, SC और ST वर्गों के लिए। तो कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है बात, 46 में लिखी हुई है। आर्टिकल 47 जो कि हम कहते आते हैं अपनी क्लास के लास्ट में कि अनुच्छेद 47 का पालन करना चाहिए। तो आज समझो पालन कैसे होना चाहिए आर्टिकल 47 का। आर्टिकल 47 को आप चाहे वो लिख लेना, मैंने समझाने की कोशिश करी। पोषाहार का स्तर उठाना, तो एक लाइन हमने क्या लिखी है, पोषाहार, जो खाने पीने की चीजें जो सरकार के द्वारा दी जाती हैं। पोषाहार का मतलब मैं एक छोटे लेवल से लेता हूं, जहां से सरकारी योजनाएं चलती हैं, जैसे आंगनबाड़ी में बच्चे जाते हैं छोटे, आमतौर पे 5 साल से कम उम्र के। ठीक है, तो जो योजनाएं मिलती हैं वो सरकार की योजना होती है, तो सरकार उसमें काय की व्यवस्था करती है कि बच्चों का स्तर, जो जीवन यापन है वो ठीक बना रहे। काय के माध्यम से, पोषण के माध्यम से, उनको कुपोषण की बीमारी ना हो। अगर पोषण या आहार में कुछ कमी होती है तो बच्चों के अंदर बहुत सारी बीमारियां पनप जाती हैं। ठीक है, तो कुपोषित ना हो बच्चे, इस वजह से भिन्न भिन्न तरीके की योजनाओं के माध्यम से आंगनबाड़ी के बच्चों को ये योजनाएं दी जाती हैं, उनका लाभ उनको मिलता है। तो पोषाहार का स्तर उठाना चाहिए सरकार को। पोषाहार का स्तर उठेगा तो क्या होगा, जीवन स्तर भी कैसा होगा, ऊंचा रहेगा, जीवन स्तर भी बढ़िया रहेगा भैया। व्यक्ति का जीवन स्तर कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा नागरिक का। और अगला पॉइंट है इसमें, लोक स्वास्थ्य में सुधार करना, जो स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हैं उनमें सुधार करना, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। और एक और लाइन लिखिए, मद्य निषेध का प्रावधान। शॉर्ट में एक प्रश्न पूछा जाता है, यहीं से मैं लिख देता हूं, नोट कर लेना ब्रैकेट में, मद्य निषेध
कौन से आर्टिकल में आता है मद्य निषेध का प्रावधान? तो मद्य निषेध का प्रावधान कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 47 में मद्य निषेध का प्रावधान आता है। मद्य निषेध का मतलब आप समझ रहे हैं, सिगरेट की बात हो रही है या बीड़ी की बात हो रही है या गुटखा की या तंबाकू की, सभी की बात हो रही है, शराब की, उन सारी चीजों पर क्या लगना चाहिए? रोक लगनी चाहिए। मद्य निषेध का मतलब मादक पदार्थ, मादक पदार्थों पर क्या लगनी चाहिए? रोक। कौन सा आर्टिकल कहता है? 47। जब मादक पदार्थों पर रोक लगेगी तभी तो जीवन बढ़िया होगा। जब जैसे कोई गुटखा नहीं खावेगा, कोई सिगरेट नहीं पिएगा, कोई दारू नहीं पिएगा, तो स्वास्थ्य ऑटोमेटिक बढ़िया रहेगा जब अच्छी अच्छी चीजों को खाएगा। लेकिन खाएगा कौन? सभी को पसंद है वही कमला पसंद, दाने में है केसर, है ना? ऐसा ही ऐड आता है क्या? कौन देता है? अजय देवगन। दाने दाने में है केसर, केसर का रंग, तो केसर का रंग चाहिए सभी को। ठीक है, तो मद्य निषेध को भी याद रखना। आर्टिकल 48 क्या कहता है? देखो, गाय, बछड़ा या अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक। कि भाई चाहे तो गाय की बात करें हम, चाहे बछड़ा की बात करें, या दुधारू मतलब दूध देने वाले, जितने भी दूध देने वाले पशु हैं उनको मारना नहीं चाहिए, उन पर रोक लगा दी गई है संविधान में। कौन से आर्टिकल में? 47 में। गाय बछड़ा हो या अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक है, आर्टिकल 47 अनुच्छेद 47 के अंतर्गत। ठीक है, एवं अन्य नस्लों को प्रोत्साहन देना, और सरकार की जिम्मेदारी है कि और जो नस्लें हैं उनको प्रोत्साहन देना, उनको बढ़ावा देना। इसके अलावा आप शॉर्ट में एक पॉइंट पढ़ेंगे यहाँ पे, कृषि एवं पशुपालन की व्यवस्था। तो एक पॉइंट लिख लेना, जो लीस्टमेंट में हर किताब में आपको लिखा मिलेगा, कृषि एवं पशुपालन को प्रोत्साहन देना, कृषि को बढ़ावा देना एवं पशुपालन को बढ़ावा देना। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 48 में। कौन बढ़ावा देगी? राज्य सरकारें बढ़ावा देंगी, क्योंकि नीति निदेशक सिद्धांतों को कौन लागू करते हैं? राज्य सरकारें लागू करती हैं, कल्याणकारी राज्य के लिए। कृषि को कैसे बढ़ावा दे, इस पर काम करे सरकार, और पशुपालन को कैसे बढ़ावा दे, इस पर भी गवर्नमेंट को काम करना होता है। तो आर्टिकल 48, आर्टिकल 48 का ए फिर आ गया, तो ये संशोधन के द्वारा ही आया होगा, और उसी संशोधन के द्वारा आया था। कौन से के? 42 वाले के। 42 में संशोधन 1976 के द्वारा ए जोड़ दिया गया। तो इसमें क्या बात लिखी गई है? पर्यावरण एवं वन्य जीवों की सुरक्षा। जो वन्य जीव रहते हैं हमारे जंगलों के, वनों के अंदर, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था है, और पर्यावरण की सुरक्षा की व्यवस्था कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 48 के ए में। वन्य जीव, जंगलों के अंदर रहने वाले वन्य जीवों की सुरक्षा करनी होगी भैया, और पर्यावरण की सुरक्षा आर्टिकल 48 के ए में, राज्य सरकारों की जिम्मेदारी। आर्टिकल 49 में क्या लिखा है? ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा। आर्टिकल 49 में क्या चीज लिखी है भैया सुदामा? ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा। अब मैं यहां से हटा देता हूं, और कुछ और मुद्दे रह गए उनको मैं पढ़ाता हूं, अभी कुछ आर्टिकल भी रह गए। ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा। हाँ, ऐतिहासिक इमारत में क्या आ सकता है? जैसे मैं कह रहा हूं कि 49 में क्या है? ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा। तो ऐतिहासिक इमारत में क्या आ जाएगा? जैसे ताजमहल की हम बात कर लें, ये ऐतिहासिक इमारत है कि नहीं है हमारी? बिल्कुल। या कुतुब मीनार की बात कर लें, ये भी ऐतिहासिक इमारत है, जो मुगलों की या दिल्ली के सल्तनत के लोगों के द्वारा बनाया गया। या लाल किले की बात कर लें, इन सभी इमारतों की सुरक्षा का प्रावधान कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 49 में। ठीक है जी। अब एक अनुच्छेद आता है, कौन सा आर्टिकल आता है भैया? आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 कहता है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका, इन दोनों की जो कार्य होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? पृथक होने चाहिए, अलग होने चाहिए कार्य। पृथक मीन्स अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, कार्य कैसे होने चाहिए? पृथक। किसके? कार्यपालिका के और न्यायपालिका। न्यायपालिका आप जानते हैं, हम अपने न्यायपालिकाओं की बात कर रहे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा, हाई कोर्ट आ जाएंगे, सभी हाई कोर्ट आ जाएंगे। और कार्यपालिका, कार्यपालिका के अंतर्गत हमारे सारा पूरा सिस्टम आ जाता है, लगा करके एक पुलिस के व्यक्ति से राष्ट्रपति तक हम बात करें तो सब कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, सब कार्यपालिका का हिस्सा है। तो कार्यपालिका अपना अलग काम करेगी और न्यायपालिका अलग काम करेगी। दोनों के कार्यों को अलग करने की बात करी गई है, पृथक काम होने चाहिए आर्टिकल 50 के हिसाब से। ठीक है, आराम से नोट करिएगा, चिंता ना करो बिल्कुल भी। अगला आर्टिकल कौन सा रह गया हमारा? 51। आर्टिकल 51 क्या कहता है? आर्टिकल 51 कहता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा का वातावरण होना चाहिए साहब। शांति एवं सुरक्षा का वातावरण की व्यवस्था होनी चाहिए आर्टिकल 51 में। और दूसरी लाइन में आप ऐसे भी पढ़ सकते हो,
आर्टिकल 51 में क्या लिखी गई है, विदेश नीति का प्रावधान भी आर्टिकल 51 में। ठीक है, तो ये हो गया आर्टिकल 51, जो कि कहाँ पे आता है, अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों में। भाई शब्द आ गया कि नहीं आ गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत आर्टिकल 51, विदेश नीति या शांति सुरक्षा। और प्रशासनिक सिद्धांत 40, 44 और 50। और प्रशासनिक सिद्धांतों में कौन सा आ गया, ये वाला आर्टिकल आ गया कि नहीं आ गया सुदामा। कार्यपालिका के काम अलग होने चाहिए और न्यायपालिका के, न्यायपालिका में क्या आ गए आप जानते हैं, कोर्ट आ गए या न्यायालय आ गए, और कार्यपालिका में सब लोग आ गए जितने, मैंने आपको अभी उदाहरण दिया है। ठीक है, और एक पॉइंट नोट करके लिखना, जो मैं बताना आपको भूल गया था, दोबारा ये लिखना, नीति निर्देशक सिद्धांत, सिद्धांत या तब तो लिख लेना आप जो लिखना चाहें वो, नीति निर्देशक सिद्धांत क्या लिखेंगे भाई जाके, नीति निर्देशक सिद्धांत सिद्धांतों को न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता, नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, न्यायालय में ले जाकर नहीं ले जा सकते हम इनको, ना लागू करा सकते न्यायालय ले जा करके, किनको, नीति निर्देशक सिद्धांतों को न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता है। तो कैसा बोलते हैं, देखो ऑप्शन में क्या मिलेगा आपको, ऑप्शन में मिलेगा ये वाला शब्द, गैर न्यायोचित। नीति निर्देशक सिद्धांत कैसे हैं, गैर न्यायोचित हैं। या दूसरा शब्द क्या मिल सकता है इसकी जगह, गैर न्यायवाद। नीति निर्देशक सिद्धांत कैसे हैं, गैर न्यायवाद है। एक ही मतलब है कि न्यायालय में इनको नहीं लागू कर सकते, हम नहीं लागू कराया जा सकता है, तो गैर न्यायोचित बोलो या गैर न्यायवाद कह लीजिए। ठीक है, लेकिन मौलिक अधिकारों को इसके उलट न्यायालय हम लागू करा सकते हैं। मौलिक अधिकारों में आप जानते हैं आर्टिकल 32 को कौन लागू करता है, सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल 226 के तहत रिट कौन जारी करता है, हाई कोर्ट जारी करता है। और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है, वो हम अभी पढ़ा नहीं पाए दोनों पार्ट्स में, उसे एक पार्ट में अलग से पढ़ाएंगे। आर्टिकल 32 की 5 प्रकार की महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट रिटों को पढ़ाएंगे, याचिकाओं को। तो ये था पार्ट हमारा नीति निर्देशक सिद्धांतों का। उम्मीद है कि आपकी समझ में ये क्लास आई होगी, और आप बताइएगा कमेंट करके क्लास कैसी लगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक करना ना भूला करें। लगातार आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, बिल्कुल भी आपको आरकस नहीं करना है। अब तक इतनी पढ़ाई करी है आपने, तो और सही पढ़ाई अक्टूबर के महीने में, इस महीने में लास्ट तक कभी भी उत्तर प्रदेश पुलिस का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और पुलिस वाले चूंकि ज्यादा अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, इस वजह से पुलिस का नाम है। बाकी इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा भी बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, उनके लिए आप पढ़ते रहिए जीएस को जबरदस्त तरीके से, क्योंकि हर एक परीक्षा में ज्यादातर हिस्सा किसका आ रहा है, जीएस का एक बहुत बड़ा हिस्सा आ रहा है। तो जीएस को पढ़ने के लिए, निःशुल्क पढ़ने के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहिए देवबिंदु क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर करिए। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों और मित्रों के साथ। ठीक है, और लाइक करना ना भूलें। आप इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, राधा रानी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। और सभी को राधे राधे।